बच्चों आपने एक्सपेरिमेंटेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट्स को समराइज़ करने के लिए आपने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने डाटा को कलेक्ट करना होता है जिसको बोलते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं डाटा एनालिसिस। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं जो साइड बाय साइड चलते हैं। हम डाटा एनालिसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस? डाटा एनालिसिस से हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं। डाटा एनालिसिस की अहमियत क्या है, इससे हमें वो रीज़न्स मिल जाती हैं कि जिससे हम किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटेशन से। एक्सपेरिमेंट सिर्फ हमें रिजल्ट्स देता है, वो सही तरीके से हमें जवाब नहीं देता। तो उन जवाबों को हम डाटा एनालिसिस से हासिल करते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को गलत और सही साबित कर सकें। डाटा एनालिसिस हम दो तरीक़ों से करते हैं, हम डाटा एनालिसिस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए से करते हैं। कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि हम चीज़ों की एवरेज ले लें, मतलब एक टूल हमारे पास एवरेज लेने वाला होता है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों की एवरेज लेते हैं। एक टूल हमारे पास रेशो का होता है और एक हमारे पास प्रोपोर्शन का होता है। तो हम इन सारे टूल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। रेशो को अगर मैं डिटेल से देखूँ, एवरेज को अगर मैं डिटेल से देखूँ तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये है एवरेज को मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है। एवरेज अब क्या होती है? एवरेज में हम चीज़ों की वैल्यूज़ का सम लेते हैं और उस सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, अहमद है, ये 1 मीटर का है, अली जो है 1.5 मीटर का है, अकबर 1.6 मीटर का है और अदनान 1.4 मीटर का है। ये इनकी हाइट्स है। अब हम क्या करेंगे, इन सब की हाइट्स को एडअप करेंगे, सम ऑफ इन सारी वैल्यूज़ का सम लेंगे और हम इसको डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़। कितनी नंबर है, इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 पे डिवाइड करवा देंगे। इससे हमारे पास इनकी एवरेज निकल आएगी 9/8। अगर आप इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालोगे तो आपका इसका कोई ना कोई आंसर निकल आएगा। तो डैट इज़ एवरेज आपने ये मैथ में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो होता है रेशो, या नेक्स्ट जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशो। तो बच्चों अब हम देखेंगे रेशो कैसे निकालते हैं। या रेशो क्या होती है कि कोई भी दो नंबर्स हैं जैसे कि ए और बी, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कायम कर देना, उसको हम रेशो का नाम देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेशो बन जाती है। तो ये लिखा कैसे जाता है? जैसे मैं इन दोनों की रेशो बनाऊंगा, ए और बी, इन दोनों के दरमियान कोलन का निशान, ये इनकी रेशो बन जाएगी। इसको सिर्फ ऐसे नहीं लिखा जाता, इसके लिखने के दो तरीकाकार होते हैं। या तो आप कोलन का निशान लगा के ऐसे लिख सकते हो, या तो आप डिवीजन का मार्क लगा के ऐसे लिख सकते हो, या बटे में भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ए डिवाइडेड बाय बी, आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब हम इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। जैसे कि मलेरिया पेशेंट की तादाद है मेरे पास 50, हेल्दी पेशेंट्स की तादाद है मेरे पास 115 की रेशो मैं निकालूंगा 50 रेशो 150। अब मैं इनको डिवाइड करवाऊंगा 50 को 150 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3, जिसको हम लिखेंगे 1/3। तो इन दोनों की रेशो हमारे पास कितनी आई? 1/3 आई। तो इस तरह आप इसकी रेशो निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में हम दो इक्वल रेशोज़ को आपस में ज्वाइन करते हैं। मेरे पास एक रेशो है ए रेशो बी और दूसरी रेशो है सी रेशो डी। अब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या करूँगा, ए रेशो बी और सी रेशो डी, इन दोनों को मैं इक्वल के साइन से एक दूसरे के इक्वल कर लूँगा। तो ऐसे इसको प्रोपोर्शन को लिखा जाता है। सिर्फ इक्वल के साइन से नहीं लिखते हैं, प्रोपोर्शन के साइन से भी लिखते हैं कि ए रेशो बी सी रेशो डी, इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो साइडों वाली वैल्यूज़ हैं ए और डी, इन दोनों को हम एक्सट्रीम्स का नाम देते हैं।
और जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं बी और सी, इन दोनों को हम मीन्स का नाम देते हैं। और ये याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी दोनों एक्सट्रीम्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए वो इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो आप इसमें इक्वल्स होंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमारे पास हैं 20 स्पैरोज़। उन 20 स्पैरोज़ को हमने मलेरिया का प्लाज्मोडियम इंजेक्ट किया है और बाद में देखा गया 14 जो स्पैरोज़ थी उनको मलेरिया हो गया। 20 स्पैरोज़ थी, उन सबको हमने मलेरिया का प्लाज्मोडियम दिया और 14 को मलेरिया हो गया। अब हमारे पास 100 स्पैरोज़ हैं, उन सबको हमने मलेरिया का प्लाज्मोडियम दिया, तो अब कितनी स्पैरोज़ को मलेरिया होगा? तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? प्रोपोर्शन के मेथड से। तो मैं कहता हूँ हेल्थी स्पैरोज़ की रेशो और मलेरियल स्पैरोज़ की रेशो, इन दोनों की रेशोज़ निकालेंगे हम। पहले हमारे पास 20 थी तो कितनी को मलेरिया हुआ था? 14 को। अब हमारे पास 100 है तो कितनी को होगा? हम एक्सपोज कर लेते हैं x को होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो। तो एक रेशो हमारे पास ये बन गई 20:14 और दूसरी रेशो हमारे पास ये बन गई, और हमें पता है इनका आंसर सेम आएगा इनकी रेशोज़ का, तो इनको हमने ज्वाइन करवा दिया प्रोपोर्शन के साइन से। अब हमारा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का, तो एक्सट्रीम हमारे पास 20 और x हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, और मीन्स हमारे पास 14 और 100 हैं, इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम आंसर निकालेंगे, ये 20x आ जाएगा और ये 1400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 स्पैरोज़। समझ आ गया आपको। अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मेरे पास 30 स्पैरोज़ हैं जिनमें से 15 को मलेरिया हो गया है। अब मेरे पास 300 स्पैरोज़ है तो कितनी को मलेरिया होगा? इसका आंसर आपने खुद सोल्व करके कमेंट्स में बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। समझ आ गई? तो ये डाटा एनालिसिस का तरीका कार था।